हाँ बेटा, हाँ पूछो पूछो। ये था कि मतलब जो डांसिंग है वो सिर्फ कॉपर से बना है कि इसमें मतलब ब्रॉन्ज से बना है? ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन। लेकिन अभी क्वेश्चन कल की परसों तो कॉपर किसमें? पीवाईक्यू आप सही से देखे नहीं, उसमें ये था कि कॉपर और लोहे का इस्तेमाल करते थे, तो उसको गलत लिखवाए थे अपन। दिखाओ कौन सा पीवाईक्यू है, हाँ दिखाओ दिखाओ, पीडीएफ में तो होगा। कंफ्यूज हो रहे हो आप, डांसिंग गर्ल ब्रोंज का ही बना है, ठीक है। मैं देखिए आपको पूरा पीवाईक्यू नहीं करवा रहा हूँ इस टाइम पीरियड पे, मैं कुछ ही मतलब ऐसा सैंपल पेपर के लिए दिखा रहा हूँ, है ना। पूरा पीवाईक्यू हम तब करेंगे जब हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आप अपने लेवल पे भी कुछ करते रहिएगा, ठीक है। मैं कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर पूरा पीवाईक्यू यहीं करने लगे तो एक दिन तो पीवाईक्यू करने में ही जाएगा, ठीक है। बट हाँ लास्ट में कराऊंगा, लगभग 15-20 साल का। पूछिए। हाँ मोम, हाँ मोम पेट्रोलियम से निकलता है तो तब कैसे था। देखो मोम जरूरी नहीं है कि आज वाला मोम का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो जो टेक्निक है उस टेक्निक से बनाया जाता था, वो टेक्निक आज भी है। हम टेक्निक की बात कर रहे थे, लोस्ट वैक्स टेक्निक जो है उसकी बात कर रहे थे। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि वैक्स की ही उपयोग करेंगे। कौन सा? टेराकोटा प्लोग, हाँ हाँ टॉय था, वो टॉय था, ओरिजिनल नहीं मिला है। तभी तो हम ये कंक्लूड किए ना कि लकड़ी का उपयोग करते रहे होंगे, ठीक है, इसलिए। और कुछ पूछिए पूछिए, हो गया। चलिए आगे शुरू करें। इसको क्या हो गया, तो आज अपन को क्या पढ़ना है जी? ऋग्वैदिक काल, ठीक है। कल बेसिक में आपको समझाया था, ठीक ना। दिखाइए एक बार नोट्स क्या क्या पढ़ा दिया था। नए जगह से स्टार्ट कर लेते हैं, नया चैप्टर है। लीजिए, चलिए स्टार्ट करूं। ये नहीं चलेगा क्या? गर्मी लग रही है, उसको खोल दो ना। दरवाजे को, गेट को। हो गया, चलो। अब इधर ध्यान से देखो, हमने वैदिक काल प्रारंभ किया था, ठीक है। और एक चीज और बोलूंगा कि अगर कुछ भी डाउट हो ना, भले एकदम सिली से सिली मिस्टेक हो या फिर कैसा भी डाउट हो, पूछ लेना। कंफ्यूज रहे तो फिर आगे दिक्कत होगी, है ना। कैसा भी डाउट हो पूछ ही लेना। अब वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ये कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था। एक जिसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक लिखते जाना, यहां पे कोई डिक्टेशन नहीं है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखने हैं कि सर 2 प्रकार के हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक
उत्तर वैदिक काल और दूसरा प्रारंभिक वैदिक काल भी हम इसको कहते हैं, इसको हम प्रारंभिक वैदिक काल भी कहेंगे, वैदिक काल भी कह सकते हैं, इसको अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं। ठीक है जी। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 1500 से स्टार्ट होता है और 1000 BC तक चलता है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1000 BCE से स्टार्ट होता है और 600 या 500 BCE तक चलता है। ठीक है। अब यहाँ से हमको स्टार्ट करना है टॉपिक वाइज पढ़ना। सबसे पहले हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देन हम पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे, और उसके बाद सोसाइटी, देन रिलीजन, और ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे कल्चर हमारा नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में साहित्य होता है, साहित्य का टॉपिक हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो ये प्योरली आपका इतिहास का टॉपिक है। तो अपन को सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करना है, फिर हम पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर हम सोसाइटी पढ़ेंगे, और फिर रिलीजन के साथ ख़त्म करेंगे। पहले हम ऋग्वैदिक काल का ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल का सेम टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करिए, पहला टॉपिक डालिए, ऋग्वैदिक कालीन या भौगोलिक स्थिति, डायरेक्ट लिख लो, भौगोलिक स्थिति, उसको बंद कर दीजिए। ज्योग्राफिकल कंडीशन। चलिए इधर देखिए, सबसे पहली चीज कल ही हमने डिस्कस किया कि सर आर्य कौन थे। तो आर्य एक भाषाई समुदाय है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है ना। और ये कहाँ से आए हैं सर? तो ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, जिसको हम स्टीपीज घास का मैदान भी कहते हैं। और ये भारत में आने के बाद, ये आपका मान के चलो भारत है, ये पाकिस्तान है, यहाँ से सिंधु नदी बहती है, और यहाँ पे उसके 6 सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है, और सरस्वती। तो इस वाले एरिया को हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। यानी कि जब आर्य आए तो यहाँ पे बसना शुरू कर दिए, और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? अरे बोलो ना, सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, सप्त सैंधव रीजन। ठीक है, याद रखिए। अभी ये अभी हो रहा है या फिर पहले भी हुआ था? अभी हो रहा है। क्या दुश्मनी है भाई मेरे से? हैं? लिख पाए कुछ? क्या क्या लिख पाए? अच्छा, मैं ऐसे बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली आर्य जब आए तो सप्त सैंधव प्रदेश में रहना शुरू किए। सप्त सैंधव प्रदेश याद रखिएगा, क्योंकि ये 6 नदियों के बारे में पूछता है। सबसे पहले सिंधु नदी, उसकी सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती। इनका हमें पुराना नाम पढ़ना है, नया नाम तो सबको पता होता है, पुराना नाम हमको पढ़ना है। ये भी चीज़ याद रखना कि ऋग्वैदिक काल में गंगा यमुना द्वाब में इन लोग नहीं गए थे। ऋग्वेद में यमुना के बारे में 2 बार और गंगा के बारे में सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही उल्लेख मिलता है। वहीं पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उल्लेख जो है वो सिंधु नदी के बारे में, इंडस रिवर के बारे में, और सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना जाता है, जिसको माते तमा भी कहा जाता है और हरकावती भी कहते हैं। हालांकि आज सरस्वती नदी अपने लेवल पे नहीं है, ऐसा माना गया है कि वो सूख चुकी है और सिर्फ रीजनल या फिर बोल सकते हो कि मौसमी नदी बनके बहती है। उसी के जगह पे 2 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसको हम घग्गर हाकरा नदी कहते हैं, जो कि हरियाणा और राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर घग्गर हाकरा नदी भी बोल रहा है तो वो भी आपका सरस्वती नदी के रूप का ही है। इज इट क्लियर? तो ये आप एक टेबल बना लो और 7 नदियों के नाम लिख लो। पहले वाला लिख लिए हो गया आई थिंक, कि दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को? किसका छूटा हुआ था? अच्छा चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। जब मैं बोलूँ कि लिख लीजिएगा ना, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट ही लिखिएगा। भौगोलिक स्थिति टॉपिक तो डाल दिया होगा, भौगोलिक स्थिति।
तो याद रखना आर्य जो आए वो सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश में रुकना शुरू किए, सप्त सैंधव रीजन। और यहां पे आप लिख लो नदियों के नाम और इनके पुराने नाम, एक टेबल बनाओ। पहला सिंधु, दूसरा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती, नदी तमा, माते तमा, घग्गर हाकरा, सुतुद्री, विपासा, परुसनी। सिंधु को तो सिंधु ही बोलते हैं। झेलम का वितस्ता, वी त आधा स फिर ता। इंग्लिश में लिख दूं कि लिख लोगे? हाँ, लिख लोगे ना? ठीक, अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा कि यमुना के बारे में 2 बार, यमुना 2 टाइम्स, एंड गंगा जो है वो 1 बार इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। एक चीज और याद रखना बच्चे कि ये जो सिंधु है ये सर्वाधिक उल्लेख मिलता है इसका, सबसे ज्यादा बार इसका उल्लेख है ना। और सरस्वती जो है इसको पवित्र नदी माना गया है, पवित्र नदी ऋग्वेद में। जहां पे समझना है पूछिएगा, लिख लीजिए। रावी परुसनी, प रू आधा स डी। मैक्सिमम एविडेंस, हाँ मेंशन लिख दो। मैक्सिमम मेंशन अबाउट इंडस रिवर। आगे चलें, लिख लिए। अब एक युद्ध हुआ जिसके बारे में मैं कल भी बात किया था, ठीक है। एक वॉर हुआ है, इसको कहते हैं हरियूपिया। कौन सा पिया? हरियूपिया। इसको हम आम भाषा में हड़प्पा का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा का युद्ध, बैटल ऑफ हड़प्पा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक और युद्ध है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझिएगा। और अभी मत ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो बाद में लिख लीजिएगा, मैं अच्छे राइटिंग में लिख दूंगा। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहली जो साक्ष्य मिलता है उनके आने का, वो लगभग 2000 BCE में मिलता है, यानी कि जब सिंधु घाटी के लोग रह रहे थे। कहाँ से एविडेंस मिलता है? तो बोगस कोई से हमको मिलता है, बोगस कोई शिलालेख है टर्की में, और वहाँ से हमको साक्ष्य देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कल भी बताया था कि ये कई कबीलों के रूप में आए, कई कबीले, कई ट्राइब्स के रूप में आए। ऐसा तो नहीं था कि एक ही बार उठे और सब लोग आ गए कि चलो भाई भारत चलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था।
तो इनके कई ट्राइब्स थे, बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे। सबसे जो महत्वपूर्ण या आप बोल सकते हो पावरफुल था, सबसे जो शक्तिशाली था, इसको कहते हैं दिवोदास। वहाँ का कबीला का ग्रुप हुआ करता था, उसका ये मान सकते हो कि लाइक हेड हुआ करता था। और इसके कबीले का नाम था भारत। इसके जो कबीला था उसका नाम था भारत। ठीक है, ध्यान से समझना, लिखना मत अभी। तो सबसे पावरफुल दिवोदास था और इसके कबीले का नाम भारत हुआ करता था। दिवोदास की बेटा मृत्यु हो जाती है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसका जो बेटा है वो भारत कबीले का हेड बनता है और उसका नाम है सूडा। क्या नाम है? सूडा। ठीक है, देखिए उस समय पे सिर्फ और सिर्फ राजा शक्तिशाली नहीं होता था। राजा को काम करने के लिए या फिर सत्ता चलाने के लिए पुरोहित की जरूरत पड़ती थी, पृष्ठ की जरूरत पड़ती थी। इस समय पे दो सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित हुआ करते थे, यानी सूडा को अपना पृष्ठ खोजना था, पुरोहित खोजना था। पुरोहित के लिए दो इस समय पे ऑप्शन हुआ करते थे, एक था विश्वामित्र और दूसरे थे वशिष्ठ ऋषि। इनका नाम आप लोगों ने रामायण महाभारत में सुना होगा। ठीक है, एक विश्वामित्र थे और दूसरा था वशिष्ठ ऋषि। अगर थोड़ा सा इनके बारे में जानोगे तो ये वही विश्वामित्र थे जिन्होंने गायत्री मंत्र कंपोज किया था, गायत्री मंत्र कंपाइल किया था या संकलित किया था, ये वही थे, गायत्री मंत्र। ठीक है, ये विश्वामित्र जो थे थोड़े से लिबरल पर्सन थे, यानी लिबरल का मतलब होता है उदारवादी थे। उदार का मतलब होता है कोई भी बदलाव को एडॉप्ट कर लेना। लेकिन वहीं पे हम वशिष्ठ ऋषि की बात करें तो वशिष्ठ ऋषि हमारे पुराने दादा दादियों की तरह थे, यानी कोई भी बदलाव हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, यानी कि ये थोड़े से रूढ़िवादी थे, है ना। वैसे तो दोनों एक से बढ़ के एक है, दोनों कैपेबल हैं। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र कंपोज किया, वशिष्ठ ऋषि भी अपने जगह पे बहुत आगे हैं। हालांकि इनका थॉट अलग अलग है। वशिष्ठ ऋषि जो है रूढ़िवादिता को फॉलो करते हैं, वहीं पे विश्वामित्र लिबरल या उदारवादी थॉट को फॉलो करते हैं। सूडा ने क्या किया कि विश्वामित्र के जगह पे वशिष्ठ ऋषि को चुन लिया। अब इतने कैपेबल होने के बाद थोड़ा घमंड होना तो बनता है, लाजमी है। मतलब अगर मैं थोड़ा घमंड कर रहा हूं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, घमंड कर सकता हूं। ठीक है, आप लोग अभी मत करना। तो बेसिकली विश्वामित्र को आया घमंड कि भाई साहब मेरे, है ना, मेरे बदले उसको रख लिया तूने, ऐसा क्या। अब विश्वामित्र जाते हैं और अलग अलग दो ट्राइब से मिलते हैं। एक जो आर्य के 5 अलग कबीले से मिलते हैं और गैर आर्य के 5 कबीले से मिलते हैं, या अआर्य बोल सकते हो या गैर आर्य, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। गैर आर्य, इसके भी 5 कबीले मिलते हैं। अब आगे आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, उससे पहले ही बता देता हूं कि ये गैर आर्य कौन थे। तो बेटा सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी तो रहेंगे ना, तो उनको गैर आर्य कहा गया है। जो आर्य थे उनके 5 अलग अलग कबीले, नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछता। 5 गैर आर्य, इनके भी नाम रखने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र इनके साथ अलाई करते हैं, इनके साथ अपना, है ना, संधि वगैरह जो भी बोलो बात वगैरह किए और इन लोग मिलके युद्ध लड़ दिए। किसके खिलाफ? तो ये भारत कबीले के खिलाफ, यानी कि सूडा के खिलाफ। तो यानी कि ये 10 लोग मिलके किसके खिलाफ लड़ रहे हैं बच्चे? सूडा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि भारत कबीले का चीफ है, भारत कबीले का प्रमुख है। ऑब्वियस सी बात है, सूडा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसने धर धर के मारा है भाई सब इन लोग को, और कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के पीटा है, और सूडा की जीत हो गई, यानी भारत कबीले की जीत हो गई। जब भारत कबीले की जीत हुई तो अपने ही कबीले के नाम पर ये पूरा जो क्षेत्र था उसका नाम भारतवर्ष रखा गया। उसका नाम क्या हो गया? भारतवर्ष रखा गया। इज इट क्लियर? तो ये एक थ्योरी आती है, और इसी थ्योरी को चूंकि 10 लोग एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए इसको हम 10 राजन युद्ध कहते हैं। 10 राजन युद्ध। ठीक है, अब बोलोगे सर हिंदी में आपने 10 राज्य क्यों लिखा है? क्योंकि आपके लिए ये राजन है, इसको राज्य ही पढ़ते हैं, ज्ञ नहीं होता संस्कृत में, इंग्लिश में। ठीक है, जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ज्ञ को जैसे यज्ञ, यज्ञ नहीं है, यज्ञ है, लिखते क्या है? यज्ञ। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आप पढ़ सकते हो 10 राजन, बट एक्चुअल में ये 10 राज्य युद्ध है।
तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। एक बार फिर से समझाता हूं ताकि भेजा में घुस जाए। सो बेसिकली बहुत सारे कबीले भारत में, सबसे पावरफुल कबीला जो था वो भारत था और उसके जो प्रमुख थे वो दिवोदास थे। जब ट्राइब्स, ठीक है, लिखा नहीं होगा, लिखा तो है ना। तो जो भारत ट्राइब्स के प्रमुख थे उनको दिवोदास कहते हैं। दिवोदास की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद उनका बेटा सूडा जो है वो यहाँ पावर में आता है और उसके पास एक ऑप्शन था पुरोहित खोजने का। पुरोहित खोजने के लिए उसके पास दो ऑप्शन थे, एक विश्वामित्र और दूसरे वशिष्ठ। ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र कंपोज किया है और ये लिबरल यानी उदार हुआ करते थे। वशिष्ठ ऋषि जो हैं थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे। हालांकि सूडा ने वशिष्ठ ऋषि को चूज किया, न कि विश्वामित्र को। ह्यूमिलिएटेड विश्वामित्र 10 अन्य राजाओं के साथ मिल जाता है, जिसमें 5 आर्य राजा होते हैं और 5 गैर आर्य राजा होते हैं। चूंकि ये 10 लोग थे और ये 10 मिलके सूडा के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, इसलिए इसको 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। इसमें भारत कबीले के प्रमुख सूडा की जीत होती है और यही कारण है कि इस कबीले के नाम पर पूरे क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। क्लियर है? अब इसको लिख लीजिए। बढ़िया स्टोरी था ना? गुड। और स्टोरी टेलर देख वो कैसा था? हाँ, लिख लिया। अब फटाफट लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में या फिर ऐसे फ्लो चार्ट में, जैसे भी लिखना है। रब्बा। एक चीज और जोड़ लीजिएगा, ये जो वॉर लड़ा गया है ये कहां पे लड़ा गया है? रावी नदी के तट पर। अच्छा, रावी को क्या कहते हैं? रावी तो पूछेगा नहीं, तो परुस्नी नदी। चलिए अब लिखिए। हो गया? लिखो लिखो। नॉन आर्यन,
5 कबीले, ये क्या लिखा है? घर, अच्छा हार। क्या है तुम्हारा दोस्त? नहीं दिख रहा है क्या? 10 राज्य। हाँ बेटा, चलो ना साइड कर लो। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। तो ये भौगोलिक स्थिति हो गया और एक महत्वपूर्ण युद्ध हो गया। अब पॉलिटी पढ़ेंगे। वैसे पॉलिटी कहाँ तक पहुंच गए आप लोग? फिफ्टीन। चलें आगे, समझ में आ गया ये? कोई सुना देगा मेरे को? हाँ, कंपाइल करना मतलब उन्होंने ही उसको कंपोज किया। ठीक है, कंपोज करना बोल सकते हो, है ना। इसलिए मैं अभी कंपोज बोल रहा हूं क्योंकि अभी लिखा नहीं गया, जस्ट वो मंत्र के रूप में दिए, है ना। चलिए आगे चले। ओके, तो अब बेटा पढ़ना है हमको पॉलिटी। टॉपिक डालिए पॉलिटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। पॉलिटी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजनीतिक स्थिति। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजनीतिक स्थिति। हो गया? अब ट्राई करना कि अगर आप साथ में लिख सको तो लिखना, और नहीं तो ज़्यादा फोकस करना सुनने पे। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की पॉलिटी कैसी थी। तो ये पॉलिटी जो है बिल्कुल ट्राइबल थी, यानी क्या बोल सकती हो कि कबीलाई था। कबीलाई था। कबीलाई का मतलब क्या होता है? चिफडम। ट्राइबल चिफडम बोल सकते हो, ट्राइबल चिफडम, यानी कि कबीलों के रूप में कबीलों का एक सरदार होता था और इसी को हम राजा कहते थे। राजन बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? राजन बोल सकते हो। और यही क्या करता था? सत्ता धारण करता था, है ना। यानी कि पॉलिटी कैसी थी बच्चे? तो कबीलाई रूप में थी। कबीलों का एक सरदार होता था। और जैसे आज आप देखते हो ना कि मूवी वगैरह में कि बहुत सारे कबीले होते हैं, उनका एक चीफ होता है, यानी कि चीफडम होता है, यानी कि सरदार होता है। तो वही सेम तरीके से यहाँ पे शासन चलता था। हाँ जी, तो ये बेसिकली कबीलाई था, ट्राइबल चिफडम था। और यहाँ का प्रमुख जो है उसको हम राजन कहा करते थे। याद रखना, राजन कई प्रकार के उपाधि धारण करता था, जैसे गोप, गोपजन्य। ये सारा रिलेटेड है काऊ से, यानी गाय बहुत पवित्र है। जब हम आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर में भी सबसे जो महत्वपूर्ण इनके लिए जानवर है वो है आपका गाय, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जानवर घोड़ा हो जाता है। तो ये पॉइंट हम अपन को याद रखना है कि ये कई उपाधि धारण किया था, जैसे गोप हो गया, गोपजन्य हो गया। अब देखना कि ये जो राजन है ये वंशानुगत होता था। कैसा होता था? वंशानुगत, यानी कि हैरार्की होती थी। ठीक है, मतलब कि बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा वाला होता था। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि राजन अकेले ही सब कुछ नहीं करता था। राजन को काम करने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सभाएं हुआ करती थी, जिसको हम असेंबली कहा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी असेंबली हुआ करती थी। जैसे आज आप आर्टिकल 74 पढ़ते हो कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे या सलाह पे ही काम करेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होता था, यानी कि राजा जो है सभा के कहने पे या सभा के अकॉर्डिंग ही काम करता था, या मैं यूं कहूँ कि राजा को असिस्ट करने के लिए असेंबली हुआ करती थी। अब ये जो असेंबली है बच्चे, ये 3 प्रकार की असेंबली है। इन तीनों को हमको पढ़ना जरूरी है, ये तीनों को पढ़ना जरूरी है। कौन कौन सा? एक को कहा करते हैं सभा, इंग्लिश में भी इसको सभा ही कहते हैं। दूसरा है समिति, दूसरा है समिति, और तीसरा जो है इसको कहते हैं विधत। क्या कहते हैं?
विधत। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि सर 3 प्रकार की सभाएं हुआ करती थी, एक सभा है, दूसरा समिति है, तीसरा विधत है। अब इसको समझते तक थोड़ा सा लिखना बंद कर दीजिए। ये जो सभा है इसमें याद रखना कि मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट किया करती थी, मेल और फीमेल जो है दोनों पार्टिसिपेट किया करती थी, लेकिन समिति में सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर ही पार्टिसिपेट करता था। वहीं पे अगर हम विधत की बात करें तो यहाँ पे भी मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट किया करते थे। तो ये पॉइंट अपन को पहला याद रखना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सभा है ये बड़े लोगों का सभा था, बड़े लोगों का समूह था। बड़े लोगों का मतलब हम एज के बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पैसे वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़े लोगों का समूह है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक्सक्लूसिव ग्रुप था। ठीक है, 1 सेकेंड, इंक्लूसिव होगा। ये कैसा था? तो इंक्लूसिव था। ठीक है, यानी जितने भी वृद्ध लोग होते थे समाज में, जो बड़े थे, जो एज में बड़े थे, वो सब यहाँ पे काम किया करते थे। और इनका मेन काम था राजा को असिस्ट करना, डिसीजन लेना, यानी कि इनका काम डिसीजन मेकिंग का था। या मैं यूं कहूं कि ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे आज के भाषा में। कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे बड़े मंत्री होते हैं वही होते हैं। इंक्लूसिव होता है यानी छोटा होता है, क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा थोड़ी होंगे, जो यंग है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। दूसरी चीज़, समिति का जो काम है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। क्यों? क्योंकि समिति का काम बोलता है कि ये लोग राजा का चुनाव करते थे, राजा का चुनाव किया करते थे, यानी इलेक्शन ऑफ राजन। अब आप बोलोगे कि सर आपने ऊपर बोला कि ये हायरार्की थी, यानी हेरिडेटरी थी, सॉरी हेरिडेटरी इसको लिख लीजिएगा कि ये हेरिडेटरी हुआ करता था पोजीशन, और नीचे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे चुनाव होता था। कहना क्या चाह रहे हो? यही डिस्प्यूटेड है। हायरार्की, हेरिडेटरी का मतलब है कि बाप के बाद बेटा ही बनेगा, लेकिन अगर 4-5 बेटे हुए तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं था कि हम दो हमारे दो, पहले तो ऐसा था हम दो हमारे गिन लो। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जितने भी उसके बच्चे थे उन सब में इन लोग चुनाव करते थे कि भाई सब किसको बनाया जाए। तो आप लोग देखोगे कि सब आपस में बैठते थे, एक समूह होता था, और वहीं पे सब अपना अपना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं इस प्रकार से काम करूंगा, और फिर फाइनली इनके द्वारा उनका चुनाव कर लिया जाता था। वहीं पे अगर हम बात करें तो इनका एक और काम हुआ करता था, और उसको न्याय देने का काम करते हैं। इनका जुडिशियल फंक्शन भी हुआ करता था, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, विधत जो है ये धार्मिक मामलों में निर्णय लेता था कि कौन सा यज्ञ करवाना है, कब करवाना है, कौन कितना गाय देगा, कौन कितना पशु देगा, कौन कितना बछड़ा देगा, ठीक है, कौन कितने ब्राह्मण को खाना खिलाएगा। ये सारा चीज़ जो यज्ञ अनुष्ठान है, जो धार्मिक मामले हैं, जो रिचुअल मामले हैं, उनमें काम करता था विधत। तो ये 3 प्रकार की असेंबली हुआ करती थी, और इन्हीं के मदद से राजन जो है वो काम करता था। हमने पहले भी पढ़ा है बच्चे कि ये जो सभा और समिति है, इनको अथर्ववेद में क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, 2 डॉटर ऑफ प्रजापति। तो ये चीजें आप लोग मेंशन कर लीजिए। क्लियर है? किसी कुछ पूछना है तो पूछिए यहां तक। मेन डिसीजन उसी का होगा, असिस्ट इन लोग करेंगे। हाँ, तो वो डिसीजन मेकिंग में सभा आ गई। डिसीजन मेकिंग ये लेंगे। हाँ, तो ठीक है, कौन सा डिसीजन? जैसे कि मान के चलो कि किसको पशु देना है, इस बार का भोजन किसके यहाँ होगा, मतलब जो भी उनका सिविल मैटर जो भी है। देखो एक चीज डिसीजन इन लोग ले रहे हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन इसके हाथ में। सिंपल आप समझो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। अरे जब मोदी जी कोई भी डिसीजन लेते तो इनसे पूछ के ही तो लेते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग यही तो है ना, कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन हम क्या कहते हैं, मोदी जी का डिसीजन है, डिसीजन ये लेंगे, सुनाएगा कौन? राजा। जुडिशियल मामले में जैसे किसी को दंड देना है, कोई मान लो पशु चुरा लिया तो उसको दंड,
सभा नहीं आएगा, उसमें समिति निर्णय लेंगे और समिति के बाद फिर राजन उसको दंड देगा। आप लोग रामायण महाभारत देखे हो ना, पूछते हैं ना कि मंत्री क्या, कौन, मतलब इसको क्या सजा देना चाहिए बताइए आप लोग, फिर फाइनल डिसीजन तो राजा ही लेता था ना, तो उस तरीके से। हाँ बेटा, अथर्ववेद। एक मिनट, ये न्यायिक इसमें डाल दो, ये न्यायिक इसमें नहीं होगा, इसमें डाल दो, माफ कीजिएगा वहां पे लिख दिया था मैं। न्यायिक काम भी इन्हीं का है, इनका सिर्फ राजा का चुनाव करना काम है, ठीक है। इनके बारे में लिख लेना, ऋग्वेद में इनका 8 बार उल्लेख है, 8 टाइम्स, और इनका 9 बार उल्लेख है। इनका एक और काम जोड़ देना, धार्मिक मामलों के साथ साथ सैन्य मामला। सुनो इधर, इधर देखो, यति देखो, अरे इधर तो देखो, सैन्य मामला यहां पे लिखवाया है, बट याद रखना इनके पास सेना नहीं थी। सेना 2 तरीके से होती है, एक होता है स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना। स्थायी सेना रखने का अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आज भारत में देखोगे तो अभी हम वॉर में नहीं हैं, अभी हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी हमारे पास पर्टिकुलर आर्मी है, पर्टिकुलर सीएफएफ मतलब सीआरपीएफ है ना, नेवी है, एयरफोर्स है, सब अपने जगह काम कर रहे हैं, सब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि हो सकता है कल युद्ध लड़ना हो, लेकिन अभी युद्ध में नहीं है। और हो सकता है कि आगे 10 साल, 20 साल, 50 साल हम युद्ध ना लड़े, लेकिन हमने आर्मी बना के रखा है, वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली बंदूक की गोलियां है ना भून रहे हैं। तो याद रखना है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी रखने का काम जो है सबसे पहले किया था बिंबिसार ने। हम आगे पढ़ेंगे हर्यंक वंश में, तो सबसे स्टार्टिंग करने का काम बिंबिसार ने किया था, ये पॉइंट याद रखना। तो फिर यहां हमने क्यों कहा कि सैन्य काम विधत करेगा, ये उस समय का अलग सैन्य प्रक्रिया होती थी। जब भी कोई युद्ध करता था, जब भी कोई कबीला आक्रमण करता था, सारे कबीले एक साथ मिल जाते थे और सब मिल के लड़ते थे, और जो भी लूट का माल आता था उसको सब आपस में बांट लेते थे। तो ये उस प्रकार की सैनिक व्यवस्था थी कि हम पहले से कोई सैन्य व्यवस्था बना के नहीं रखे हैं, जब भी हम पे अटैक होगा हम सब आपस में मिल जाएंगे। सपोज मान लो हम लोग सब एक कबीले के ग्रुप हैं और कबीले के चीफ हैं, हम सब आपस में मिलेंगे, लड़ेंगे, जो जितना ज़्यादा है ना सपोर्ट करेगा वो फिर बाद में सब लोग आपस में जितने भी लूट मचाते थे वो बांट लेते थे। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट नोट करिए। यंग एज जा सकते थे, ठीक है, इसमें यंग एज ही थे, इसमें तो मेल फीमेल सब होंगे। यंग एज बोल सकते हो 18 से 30-40 तक, ठीक है। समिति में फीमेल इसलिए नहीं थे क्योंकि माना जाता था कि ये राजा का चुनाव करना है तो हम बाहर जाके अपना करेंगे, तो उनकी मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट इतना भी अब महिलाओं को ज़्यादा छूट तो नहीं दिया गया था, है ना। फिर भी अभी भी बहुत अच्छी व्यवस्था है महिलाओं की। आगे जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे देखना सब जगह से निकाल देंगे, है ना, विधत तो खत्म ही कर देंगे, यहाँ से महिलाओं को निकाल देंगे, यानी महिलाओं की स्थिति डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बहुत बड़े स्थिति पे हो, इस समय पे हालत बहुत खराब था। डेमोक्रेसी थोड़ी चल रहा है, जितने हैं मान लो एक कबीले में अगर 50 लोग हैं जिसमें से 20 महिलाएं हैं और लाइक 30 आपके मेल हैं, तो सब जाएंगे, मतलब जो एक एज है, अब बच्चे को नहीं ले जाएंगे। एग्जैक्टली हमें कोई यहाँ पे सबूत नहीं मिलता ना। और किसी कोई डाउट? नहीं, इसका कोई मेंशन है, मेंशन, बट कितने बार है ये एग्जैक्टली नहीं पता है। और किसी को कुछ पूछना है? वैसे बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको नहीं लिखे, लगभग 120 प्लस है। आप अगर लिखना चाहो तो 120-125 लिख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा बार मेंशन है इसके बारे में, और ये बहुत कम बार मेंशन है इसलिए हम इसका नंबर याद रखते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 120 से 125 बार। और किसी को कुछ पूछना है?
जब कबीले को एक चीज करते थे तो उसमें हेड कैसे तुमको ये है कबीले को मतलब अलग अलग कबीले होते हैं ना, हाँ, तो उसमें से कोई एक कबीला का हेड होना चाहिए। जो शक्तिशाली होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। आप लोग कॉलेज नहीं गए हो क्या? कॉलेज गए हो कि नहीं आप लोग? कौन कौन गया है? पढ़ने, एग्जाम दिलाने नहीं। 1 2 3 4 5 6 कौन से कॉलेज? हाँ, जेपी वर्मा। अच्छा, डीपी ये कोई कॉलेज नहीं है। हाँ, आंध्रा यूनिवर्सिटी, जीजीयू, महावीर कॉलेज, ये कहाँ है? अच्छा, राजनांदगांव। कौन सा कोर्स? आयुर्वेद। ठीक है, दवाई वगैरह चाहिए तो देख लेना। ठीक है, कॉलेज में आप लोग गए होगे तो एक उभरता नेता नहीं दिखता है आपको? उभरता नेता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम वही लेके सामने जा रहा है, हालांकि उसको बहुत नुकसान भी होता है ना, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक निकल जाता है ना। किसी की लाइक होती है कि मैं पीछे रह ही नहीं सकता। मैं अगर किसी मतलब मैं इन द सेंस हम अगर किसी ग्रुप में हैं तो हम आगे ही रहेंगे, ऐसा कोई होता है। आप लोग में से कोई था ऐसा? एनीवन? कौन था? नो वन? क्या फिर कॉलेज किए हो यार? एक मिनट ना। कॉलेज, अच्छा कॉलेज में ही था। तो तुम लोग क्या कॉलेज किए हो ये बताओ मेरे को। सिर्फ गए, पढ़े, प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने? नहीं, किसने किया है? आप? अरे वाह, गुड, आपने भी किया है। क्या किया है? अच्छा, आपने क्या किया बेटा? एग्जाम के लिए। कभी डंडा खाए हो पुलिस का? नहीं। कभी रस्टिकेट हुए हो? कभी एचओडी धमकी दिया है कि तुमको तो हम एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे? दिए? नहीं। तुम लोग कॉलेज नहीं किए हो फिर। कॉलेज में पढ़ाई थोड़ी होता है, कॉलेज में यही सब होता है। तो आपने बोला ना कि कबीला था, कैसे नेता उभर आया, ऐसे। ठीक है, कई लोगों की पर्सनालिटी ही होती है कि वो भीड़ में रह ही नहीं सकते, वो बाय डिफॉल्ट आगे आ जाते हैं, है ना। और भगवान भरोसे वो पर्सनालिटी पता नहीं कैसे मेरे में आ गई है। मैं जहाँ भी आज तक रहा हूँ तो सामने ही रहा हूँ। ठीक है, भले डांट सुनने में या कुछ भी करने में, लीडर बन के। तो तुम लोग क्या किए हो 4 साल या 3 साल? थोड़ा करना चाहिए। अभी कोई कॉलेज कर रहा है, मास्टर करो और वहाँ पे ऐसे ही करना। ठीक है, कॉलेज जाते हो आप लोग? तो जाओ ना बेटा। आप जाते हो? क्यों नहीं जाते हो आप? अच्छा, अभी 12वीं पास करके आए हो? हाँ, 1 साल क्या किया फिर आपने? क्यों? तो इसमें ध्यान देना, तो उधर भी तो पास हो सकते हैं अपन। कैसे? क्या ऐसा? बट मेरे को तो लगता आप एडमिशन ले लिए आर्ट में। आपका बीएससी छोड़ दिए हो कि कंटिन्यू चल रहा है? क्यों? बेटा दे दो। देखो, यूपीएससी में ना प्लान बी लेके चलना बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है ना। 5 मिनट बचा है तो पढ़ा लूँ या थोड़ी सी जो बता रहा हूँ बता लूँ? दोनों करूं? तो देखो यहाँ पे विधत जो है, आपको कॉलेज में साइंस ले लेना चाहिए। विधत में ऐसे बनेगा। चलो, वैसे टाइम हो गया है, 10:30 बज गया।